A very good morning to all of you. A very good morning to all of you. How are you all? I hope आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। मैं मुकेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल COE बीरपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। Let me tell you once again, my dear learner, यदि आप एक ऐसे लर्नर हैं जो कक्षा 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यह वीडियो जब आप पूरा कंप्लीट देखेंगे देन जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा एन एपिटाफ चैप्टर से, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, एक्सप्लेनेशन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ आप लोग कवर कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब यह चैप्टर आप पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर से पूरा का पूरा जितना भी चीज़ वाल्टर डेलामेयर साहब ने बताए हैं, हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? तो ये होगा तब जब आप ये वीडियो देखेंगे पूरा कंप्लीट तब। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ और उसके राइटर कौन है? वाल्टर डेलामेयर। सबसे पहले आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मैथ्स करने वाला, 5 मार्क का प्रोज सेक्शन से और 5 मार्क का पोएट्री सेक्शन से। उस टाइम आप देखिए एन एपिटाफ, एपिटाफ से याद रखेंगे ईटा का पार्ट। क्या याद रखेंगे? ईटा का पार्ट। वाल्टर से क्या याद रखेंगे? वाटर। क्या याद रखेंगे? वाटर। वाटर मतलब क्या होता है मेरे भाई? पानी। पानी में ढेला मार, डेलामेयर को शॉर्ट में याद रखेंगे ढेला मार, मतलब पानी में वाल्टर से वाटर, वाटर में क्या कर? ढेला मार। और कौन चीज़ से? ईटा के पार्ट से। कौन चीज़ लाना है? ईटा का छोटा वाला टुकड़ा, मतलब एक छोटा सा गिट्टी लेकर के किस में ढेला मारना है? पानी में। तो इससे आपका ये याद रहेगा, ईटा का पार्ट है और पानी में ढेला मारना है। तो याद रखेंगे क्या? वाल्टर डेलामेयर साहब। अब देखते हैं हम लोग, यह अगर बात करें आपके बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शंस का, तो ये मात्र 8 लाइन का कविता है। आपके बुक ने केवल ऐसे सीधे लिखे हैं, लेकिन मैं इसे 2 भाग में बांटा है, 4 लाइन का एक स्टेंजा और 4 लाइन का एक स्टेंजा। काहे किए हैं? अब आपके जन्म में क्वेश्चन आया होगा, सर ऐसा काहे किए? 4 लाइन ताकि समझने में आपके लिए इजी हो। ठीक है, अब देखिए 4 लाइन एक साइड रहेगा और 4 लाइन ये एक साइड रहेगा। ये हो गया स्टेंजा 1 एक और दूसरा हो गया स्टेंजा 2। अभी देखिए हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ध्यान में क्वेश्चन आया होगा इस चैप्टर के बारे में, एन एपिटाफ। एपिटाफ कहते किसको हैं? तो मेरे भाइयों, एपिटाफ का मतलब ये होता है क्या? जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और उसके ऊपर जो बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटाफ। यहाँ पर देखिए एन एपिटाफ चैप्टर के राइटर कौन है? तो यहाँ पर वाल्टर डेलामेयर साहब, यही वाल्टर डेलामेयर साहब। और ये जब कविता आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो कितना खास ये कविता है। यही है एपिटाफ, जब इंसान का डेथ हो जाता है और उसके बाद उसके समाधि स्थल पर जो बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटाफ। देखिए डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पर बताया गया है एपिटाफ होता क्या है। एन एपिटाफ इज ए शॉर्ट टेक्स्ट written on a tombstone in memory of a dead person. It usually praises or remembers the deceased in a few lines. कहते हैं क्या? एपिटाफ का अर्थ ही होता है जब इंसान का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो वहाँ पर एक समाधि लेख बनाया जाता है और उस समाधि लेख या कब्र, उस पर क्या करते हैं? एक पत्थर लगा होता है और उसके ऊपर लिखते हैं मिनिमम एक चीज़ तो लिखा ही जाता है, इंसान का डेथ मतलब बर्थ कब हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जिस दिन डेथ हुआ वो डेट, मतलब वहाँ पर 2 चीज़ मैंडेटरी है, होता ही होता है, लिखा ही जाता है। लेकिन खास करके उसमें कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जैसे वो इंसान ने क्या काम किए थे, क्या वो अच्छा काम किए थे, उसको पूरा शॉर्ट में वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं, उसके अंदर का क्या गुण था, यही चीज़ उस पर लिखा जाता है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कब्र या समाधि पर एक छोटा सा वाक्य लिखा जाता है जो उसकी याद दिलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ एपिटाफ है क्या? इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपिटाफ है क्या? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्लीन मुझे ही करना पड़ेगा फिर बाद में। जैसे कि क्या लिखा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर है आपका, देखिए आता है क्या? हियर लाइज ए विलव्ड फ्रेंड, यहाँ एक प्रिय मित्र वो क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, विश्राम कर रही है, सोई हुई है। या फिर गॉन बट नॉट फॉरगॉटन,
इंसान की लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, भले वो दुनिया से चले जाएं, लेकिन वो इंसान को नहीं भूल सकते हैं। तो कहते हैं गुजर गए पर भुलाए नहीं जा सकते हैं। आगे फिर कहता है क्या, रेस्ट इन पीस। आप लिखते हैं मतलब रेस्ट इन पीस, RIP जो आप लिखते हैं, जो रेस्ट इन पीस मतलब आत्मा को शांति मिले। आगे देखिए फिर कहते हैं एपिटाफ मुख्यतः उन धर्मों या परंपराओं में उपयोग होता है जहां कब्र मतलब ग्रेव या फिर टॉम बनाई जाती है। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आया होगा, सर कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जो लोग ये क्या करते हैं, एपिटाफ बनाते हैं। देखिए ईसाई धर्म में भी आपको एपिटाफ बनाया जाता है। आगे देखिए उसमें वही चीज़ बताया गया, इसमें उस पत्थर पर मृतक का नाम, जन्म, मृत्यु की तिथि और एक एपिटाफ संक्षिप्त संदेश लिखा जाता है, जैसे रेस्ट इन पीस, ऐसे आत्मा को शांति मिले, जैसे रेस्ट इन पीस आत्मा को शांति मिले। आगे कहता है क्या, इस्लाम धर्म में, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये उतना मैंडेटरी नहीं है यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखा जाता है। यहाँ देखा लगा इस्लाम में कब्र पर अत्यधिक सजावट या भव्य निर्माण की मनाही है, लेकिन साधारण पत्थर या शिला पर मृतक का नाम और तारीख लिखना सामान्य रूप से स्वीकार्य है। आगे कहता है कुछ स्थानों पर केवल नाम और तिथि ही लिखी जाती है, जबकि कहीं कहीं कुरान की आयतें भी अंकित की जाती हैं। आगे है आपका यहूदी धर्म, मतलब उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, एपिटाफ बनाते हैं और उस पर लिखते हैं। अब आपके ध्यान में आता है भारत में हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पारंपरिक रूप से दाह संस्कार होता है, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, लाश को जला दिया जाता है, इसीलिए कब्र और एपिटाफ की परंपरा नहीं है। बहुत कम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ जो नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये बनाते हैं। लेकिन कुछ आधुनिक या विशेष परिस्थितियों जैसे समाधि स्थल, संत महात्माओं की समाधि पर शिलालेख देखे जाते हैं। आगे देखिए फिर क्या है आपका अबाउट पोइट के बारे में। सबसे पहले जो मेन लाइन दिया गया है, मतलब जो बुक दिया गया, मेन लाइन क्या मैंने पूरा ही डाल दिया हूँ, बस उसको तो वो एक साथ दिए हैं, मैं इसको अलग अलग करके दिया हूँ। वो केवल अंग्रेजी में दिया है, बुक में लिखा है, मैं इसको अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों दिया हूँ। कहा है कि मुझे पता है मैं किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। बिहार बोर्ड के बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अंग्रेजी से हिंदी में, तो दोनों चीज़ जरूरी है, अंग्रेजी भी जरूरी है और हिंदी भी जरूरी है। स्वाभाविक है भाई, बच्चे को कंपलसरी नहीं किया गया है 10th तक, वो अचानक से 12th में आते हैं, 11th भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 12th में आते हैं तो दिक्कत तो आएंगे, तो इसीलिए उस दिक्कत को भाई टेंशन लेने की नहीं जरूरत है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर एक चीज़ को मैंने नीट एंड क्लियर कर दिया हूँ। कहता है क्या इसमें, देखिए वाल्टर डेलामेयर 1873 और 1956, मतलब वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड। कहते हैं क्या, वाल्टर डेलामेयर साहब का जन्म हुआ था 1873 में, लेकिन मृत्यु कब हुआ उसका, 1956 में। यहाँ पर देखिए मृत्यु कब हुआ, तो 1956 में, और बर्थ कब हुआ, 1873 में। आगे कहता है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा करके, उसके पिताजी को वो कब खो दिए थे, तो 4 वर्ष के अवस्था में। कहते हैं क्या, हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और 4 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और परिवार के साथ कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा घुमा करके, वो 4 वर्ष की अवस्था में उसके पिताजी का डेथ हो गया, उसके बाद वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए, पाकिस्तान चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए या भारत चले गए। आप किस में टिक मारेंगे, लंदन में मारेंगे। आगे कहता है ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। वे बच्चों की दुनिया और अलौकिक अद्भुत प्रालौकिक संसार के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कहता है हिज वर्क्स सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकअप बाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनकी रचनाएं सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन और पिकअप बाई सपनों जैसा संसार को ये दर्शाते हैं। आगे कहता है क्या, इवन इन दीज सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मेलैंकोली। कहता है इन गीतों में भी विषाद मतलब दुख, उदासी की ध्वनि मौजूद है। स्वाभाविक है, 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी का डेथ हो गया, दुख तो होगा ही। कहता है द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय evincing a fresh interest in old themes। वे पुराने विषयों में नई रुचि दिखाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड मतलब द्वितीय हॉनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वर्ष 1953 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखिए हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
रिलेटेड टू द पोइट वाल्टर डेलामेयर। मतलब अभी जो आप लगभग 8 या 10 या 9 या 12 जो भी पॉइंट पढ़े उन्हीं से रिलेटेड आपके सामने एमसीक्यू दिया गया है। कहता है क्या वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन विच विलेज, वो किस विलेज में, किस गांव में उसका जन्म हुआ था। लंदन में तो हुआ नहीं था, कैम्ब्रिज में तो होगा नहीं, ऑक्सफोर्ड तो होगा नहीं। मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंट के चार्ल्टन गांव में हुआ था इसका। कहता है क्या इन विच ईयर वॉज वाल्टर डेलामेयर बॉर्न, तो अभी जस्ट ऊपर आप लोग पढ़े थे उसका जन्म कब हुआ था, 1873 में। आगे देखिए फिर क्या कहता है, एट द एज डिड वाल्टर डेलामेयर लॉस्ट हिज फादर, वो किस उम्र में थे जब अपने पिताजी को वो खो दिए थे। तो जस्ट अभी ऊपर पढ़े हम लोग 4 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर क्या कहता है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ वेयर डिड हिज फैमिली मूव, मतलब जो उनके पिताजी का डेथ हो गया था तो वो कहाँ चले गए थे, तो लंदन चले गए थे। आगे कहता है क्या वाल्टर डेलामेयर इज फेमस फॉर हिज कंसर्न विथ, मतलब वो किस चीज़ के लिए थे, वाल्टर डेलामेयर किस विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। कहते हैं क्या चिल्ड्रेन एंड सुपर, बच्चे और ओलंपिक के लिए जाने जाते थे। आगे कहते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इनमें से कौन सी कृतियाँ सपनों जैसा संसार को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए द वेस्टलैंड एंड, नहीं ये तो होगा नहीं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकअप बाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखिए इसमें क्या कहता है आपका, व्हाट नोट इज फाउंड इवन इन हिज चिल्ड्रेन सॉन्ग, उनके बच्चों के गीतों में भी कौन सी ध्वनि पाई जाती है, मेलनकली मतलब विषाद, उदासी की मेरे भाई। तो आगे फिर क्या है, उनको वही कहता है, बताया गया है मेलनकली का मतलब क्या होता है, जब मन बिना किसी कारण या किसी दुखद घटना की वजह से बहुत उदास और भारी महसूस करता है, उस भावना को मेलनकली कहते हैं। आगे कहता है क्या व्हाट कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ डज द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ, कवि हमें आधुनिक जीवन की किस स्थिति से अवगत कराते हैं। तो इन ह्यूमन कंडीशन जस्ट अभी आप ऊपर पढ़े हैं। आगे फिर क्या कहता है आपका, हाउ डज वाल्टर डेलामेयर शो हिज जीनियस, वाल्टर डेलामेयर अपनी प्रतिभा कैसे दिखाते हैं, तो पुराने विषयों में रुचि दिखा करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे फिर क्या कहता है आपका, who honored Walter Delamere with the Order of Merit in 1953, मतलब 1953 में वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि किसने दी। 1953 में वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि किसने दी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वीन एलिजाबेथ। आगे देखिए फिर इसमें क्या कहते हैं, थीम का मतलब होता है क्या, विषय वस्तु। आपको ऑफलाइन में भी जब पढ़ाते थे तो वहाँ भी आप लोगों को थीम बताया जाता था। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, मतलब राइटर कहना क्या चाहते हैं उस कविता में, अगर वो कहानी होता है तो कहानी में जो भी रहता है उसमें आप क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में हम लोगों को समझना है। आगे देखिए फिर हम लोग समझते हैं, कहते हैं द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम deals with the limitation and grip of a lover on the death of his lady love, कविता का केंद्रीय विषय अपनी महिला या प्रेमिका, ये स्पष्ट नहीं किया गया है, ये क्लियर नहीं है वो महिला थी या उसकी मतलब उसकी पत्नी थी या फिर उसकी लवर मतलब प्रेमिका की मृत्यु पर एक प्रेमी के विलाप और शोक से संबंधित है। मतलब एक कोई उसके पसंदीदा औरत जो इस दुनिया में नहीं बची हुए हैं वो इस दुनिया से चली जाती है और उसके प्रति जो उनका प्यार है, इस चैप्टर में जब पूरा पढ़ेंगे तो वही चीज़ बताइए। यही स्टेंजा 1 है और आगे फिर स्टेंजा 2 है। ये 4 लाइन का एक स्टेंजा मैंने बना दिया है और एक लाइन पे पूरा डिटेल में हमने चर्चा किया है। आगे देखिए हम लोग समझते हैं, आगे देखिए इसमें बताते हैं क्या, जो यहाँ से आपका स्टेंजा 1 शुरुआत होता है। कहते हैं क्या, देखिए इसमें हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिलाएं हैं, वो क्या हो गई है, दफन हो गई है। और दफन कहाँ पर हुई, यहीं पर हुई है। और वो बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे किसी गांव में एक बहुत ही दयालु और सुंदर महिला रहती थी, जब किसी की उसकी मृत्यु हो गई है तो लोग उसकी याद में कब्र पर यह पंक्ति लिख देते हैं कि यहाँ वह महिला सो रही है जो सच में सबसे सुंदर थी। यहाँ सुंदर का मतलब केवल चेहरे का सुंदर नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं और सुंदरता की बात करते हैं, उसके बोलने की, उसके चलने की, लोगों के साथ उसका बिहेव कैसा था, हर एक चीज़ पे वो चर्चा करते हैं। आगे देखिए
वहाँ पर वो आपके जो राइटर है वॉल्टर डेलामेयर, वो उसके कब्र पे जा करके ऐसे ही बोलते हैं, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ पर वो लेटी हुई है, सोई हुई है। कौन? जो सबसे सुंदर खूबसूरत महिला थी। कहता लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, और वो जो घूमने फिरने की शौकीन थी, अब उसके बारे में यहाँ बता रही हैं। और वो बताते हैं लाइट ऑफ स्टेप का मतलब ये होता है कि उसकी चाल हल्की थी, नाजुक थी, मतलब नरम थी, वो सुंदर थी, जैसे वह चलते समय ज़मीन पर दबाव नहीं डालती। कुछ और लड़को देखिएगा ऐसे होते हैं, अगर चलेंगे तो पता चलेगा पूरा मोहल्ला के लोगों को फलनावा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आएंगे तो अंदर से बता देते हैं क्या, हाँ फलनावा आया है, काहे वो सीढ़ी पे इस तरह से चलते हैं पता चलता है। लेकिन ये ऐसी थी, नरम नरम पैर रखती थी, मतलब क्या ही बोले, इस पर एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा है मेरे। आगे कहता है क्या, लाइट ऑफ हार्ट का मतलब है उसका दिल भी हल्का पूरा था और साफ था, निश्चिंत और कोमल था, मतलब जैसा वो अंदर से थे वैसा ही वो बाहर से थे। आजकल देखिएगा, आजकल का दो फेस होता है, आपके सामने में कुछ और, आपके जाने के बाद कुछ और। जैसे हाथी के दो दांत, एक दिखाने के लिए एक खाने के लिए, ठीक उसी तरह इंसान हो गए हैं, आपके सामने में आपका, आपके पीछे किसी और का, ऐसा कर देते। लेकिन यह औरत ऐसा नहीं थी। उस औरत की चाल बहुत नरम और हल्की थी, वह बहुत सादगी और सलीके से चलती थी, उसका दिल भी बहुत साफ और हंसमुख और बिना किसी बोझ के था, और मतलब वो अंदर और बाहर दोनों ही तरह से वो हल्की, साफ सुथरी और खुश रहने वाली थी, यानी कि उसके स्वभाव में भोलापन और सादगी थी। कहते हैं क्या, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और यहाँ पर आपके राइटर को लगता है, मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर महिला थी। कौन? जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही। कभी यहाँ बस यही अपना सोच बता रहे हैं, जैसे वह कभी कह रहे हैं कि उसने जितने भी औरत देखी, कौन? आपके राइटर मतलब वॉल्टर डेलामेयर ने उन जितने भी लेडी को देखी, सबसे सुंदर कौन थी उसके बारे में वो चर्चा कर रही हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी देखी, वो इन सारे महिलाओं को देखी, और लेकिन यह जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और बहुत सुंदर। यहाँ पर अब ये मत बोलिएगा सर ये तो अलग है, वही अलग है और ये भी अलग है। अलग ने मेरे भाई सुंदरता का बात की है, मतलब जैसा वो दिखने में थी और वैसा वो अंदर से भी थी। मतलब ऐसा नहीं कि आपके सामने में कुछ और, किसी और के सामने में जाकर के कुछ और, ऐसा वो बिल्कुल नहीं थी। कहता है दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब जो कभी पश्चिम इलाके में रहती थी। मतलब बात करते हैं जो कभी पश्चिम देशों की बात करते हैं, उससे सुंदर कोई भी दूसरा महिला नहीं थी। यानी कवि कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम इलाके में जितना भी औरतें रही, उनमें से यह औरत सबसे ज़्यादा सुंदर थी। आगे देखिए फिर क्या कहता है, स्टेंजा 1, ये 4 लाइन का ही स्टेंजा 1 है, इसको एक साथ हम लोग समझते हैं। कहते हैं क्या, इस कविता में कवि एक बहुत ही खूबसूरत महिला के बारे में बात कर रहे हैं, जो शायद उनकी प्रेमिका या तो पत्नी थी, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वह इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में, पश्चिम देश में, उसके हिस्से में, मतलब उसके जैसा कोई भी दूसरी महिला नहीं थी। और ये बात वही कर रहे हैं, वह औरत सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत अच्छे दिल की भी थी। मतलब जैसा वो बोलने में थी, चलने में थी, लोगों के प्रति उसका स्वभाव था, वो ऐसा ही सुंदर दिखने में थी, वो अंदर से दिल की भी उतनी सुंदर थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था और लोगों के साथ हंसते बोलते रहना पसंद था। हर कोई उसकी तारीफ करता था और कभी तो उसे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानता था। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए, कुछ महिलाएं ऐसे होती है जो दूसरे को देखते ही उसको, मतलब नहीं कहते हैं गांव में, फांगवा का देखते ही बाजार खिस गए, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन अफसोस, अब वो औरत इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई है और उसे कब्र में दफना दिया गया। कवि का दिल टूट गया। जब भी कवि को उसे याद करता है तो उसके कब्र पर जा करके खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़े होकर मन ही मन कहता है, यह वही औरत है जो कभी मेरे साथ थी, यह सबसे सुंदर और सबसे अच्छी औरत थी जो पूरे पश्चिम देशों में कभी हुई होगी, और कभी की यादों में उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। उसके लिए यह औरत, वह औरत सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी कविता और जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुकी है। आगे देखिए फिर क्या आता है स्टेंजा 2 में, इसमें भी 4 लाइन है, 1, 2, 3 और 4। आगे देखिए हम लोग समझते हैं, एक एक चीज़ पे मैंने फोकस किया है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, बट ब्यूटी व्हेन इट सेज ब्यूटी पासेस। अब ये बताते हैं क्या, सौंदर्यता मिट जाती है और वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। जो लड़की देखिए यहाँ पर पहले कैसे थी, बाद में कैसे हो गई, और वही जब बूढ़ी हो गई तब कैसे हो गई। मतलब वही कहते, कभी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई या रियलिटी है। कहते हैं ना, एक सॉन्ग भी था,
तुम गोरे रंग पर नाज मत कर। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सौंदर्य मतलब सुंदरता हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे यही बात कवि उस महिला के लिए कह रहे हैं, वह महिला चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। यानी कवि का हमें यह जीवन की सच्चाई समझा रहे हैं कि सुंदरता ज़्यादा समय तक नहीं टिकी रहती है। ब्यूटी इज टेम्पररी। अब देखिए यह बच्चा पहले दिखने में कैसे थी, अब देखिए यहाँ पर कितना क्यूट लग रही है। वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो ऐसे लगेगी, अब वो शादी के साथ हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, और कुछ दिन और हो जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगी, और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। मतलब सुंदरता धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। कहता however रेयर इट बी, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। मतलब कवि यहाँ पर कह रहे हैं सुंदरता कभी भी अस्थायी नहीं रहती। यह सच है, लेकिन अब वह एक और बात जोड़ते हैं, भले वह सुंदरता कितनी भी अनोखी, कितनी भी खास या कितनी भी मुश्किल से मिलने वाली क्यों ना हो, चाहे वो सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, समय के साथ सब भी मिट जाती होते हैं और सब खत्म हो जाते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल का मतलब यहाँ पर देखिए बताते हैं, जब मिट्टी मिल जाना, बहुत ज़्यादा की बात करते, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है यहाँ पर। और जब वह कवि कहते हैं क्या, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा मतलब मेरा भी डेथ हो जाएगा, तब कौन याद करेगा। वह कहते हैं कवि यहाँ कभी अपनी मृत्यु की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं जिस तरह सुंदरता अस्थायी नहीं रहती, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा नहीं होती है। आगे कहते हैं कभी सोचते हैं कि जब वह मर जाएगा और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब कौन उसे और उसकी प्रेमिका को याद करेगा। यहाँ क्रम्बल शब्द का मतलब ये बहुत भावुक है। जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे टूट कर बिखर जाती है, वैसे इंसान का शरीर भी मौत के बाद बिखर जाता है। आगे कहते हैं दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देशों की सबसे सुंदरी महिला जो थी, स्त्री थी, उसको कौन याद करेगा। वह कवि कहते हैं यहाँ पर अपनी प्रेमिका या पत्नी को इशारा करते हैं। वह कहते हैं यह महिला जो इंग्लैंड के पश्चिम क्षेत्र वेस्ट कंट्री की रहने वाली थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब जब वह मर चुकी है और उसकी सुंदरता भी मिट चुकी है, तो आगे चलकर कौन उसको याद करेगा। कोई याद नहीं करता है। कभी अपने जीवन में किसी को भूल करके देखिए, आप जब तक कॉल कर रहे हैं अगला का कॉल आ रहा है, कॉल करना बंद करिए, कॉल आना बंद हो जाएगा। यकीन नहीं होता है तो ट्राई करके देखिए। आप आज कर रहे हैं, ये वाल्टर डेलामेयर साहब बहुत पहले कह के बैठ चुके हैं। कवि का दर्द यह है कि जैसे उसकी प्रेमिका की सुंदरता खत्म हो गई, वैसे उसकी यादें भी धीरे धीरे मिट जाएंगी। मतलब जो भी लोग इसको याद कर रहे हैं, धीरे धीरे सब 2 दिन 4 दिन स्टेटस लगाएंगे, फिर बोलेंगे आई मिस यू, देन उसके बाद फिर अपने जीवन में मस्त रहते हैं। वेस्ट कंट्री का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि यह साफ क्लियर हो सके, कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला थी वेस्ट कंट्री की। अब ये बात करते हैं कहाँ की, सुंदरता और इंसान। यहाँ पर देखिए ओवरऑल समझाने का प्रयास करते हैं राइटर आपके, बोलते सुंदरता और इंसान दोनों ही ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, समय के साथ वे मिट जाते हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं। अब ओवरऑल एक साथ समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं। कवि कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती, वह धीरे धीरे मिट जाती है और समय के साथ बीत जाती है। जैसे फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, वैसे इंसान की सुंदरता भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। वह जोड़ते हैं कि चाहे यह सुंदरता कितनी भी दुर्लभ, अनोखी या खास क्यों न हो, फिर भी इसका अंत निश्चित है। समय के साथ वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आगे कभी यहाँ पर अपनी मृत्यु के और भी संकेत करते हैं और वह सोचते हैं कि जब वह खुद मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, तब कौन उसे और उसके प्रेमिका को याद करेगा। फिर कभी सीधे अपने प्रेमिका के और इशारा करता है जो इंग्लैंड के पश्चिमी इलाके मतलब वेस्ट कंट्री के रहने वाली थी। वह मानता है कि यह महिला अपने क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन अब वह मर चुकी है, तो उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी यादें भी मिटती जा रही है। अंत में कवि का दर्द यही है कि ना इंसान और ना ही उसकी सुंदरता हमेशा रहती। समय सबको भुला देते हैं। कहते हैं ना, समय ऐसा आता है ना जो हर इंसान को बदल देता है। एक छोटी सी एक शायरी कहते हैं। अब देखिए इसमें कहता है क्या, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करें जो कक्षा 12th में पढ़ाई करते हैं, और उनको बताएं कोई एक ऐसे टीचर हैं जो न्यू ही आए हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर न्यू ही आए हैं। भाई पढ़ा तो बहुत पहले से रहे हैं, यूट्यूब पर न्यू ही आए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कक्षा 12th का कोई टीचर है जो बहुत अच्छा मतलब जो है वो बताते हैं,
हैं और समझाते हैं और आप लोग को समझ में आता है। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। बाकी अब कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, और बाकी जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और डेली बेसिस पे वहाँ पर आप लोगों का शाम में 8:30 को एक टेस्ट होता है। जो भी चैप्टर का होगा पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसके बाद आप लोगों का ये टेस्ट लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।